हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा राजपुरोहित। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एस्टेट 2024 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एस्टेट के अंदर फिजिक्स के लगभग कितने आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, जो कि अपन क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले। ठीक है, तो अपनी वीडियो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पेपर का कौन सा है, 91 नंबर क्वेश्चन है, जहां से क्या हुआ है, फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, तो अपन देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपके पास क्या है, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है इसमें। ए 0.56 माइक्रो हेनरी इंडक्टर इज यूज्ड एज पार्ट ऑफ द ट्यूनिंग सर्किट इन ए रेडियो, अज्यूमिंग दैट द इंडक्टर इज रियल, the capacitance of a capacitor in picofarad that has the same reactance at a frequency of 90.9 megahertz is। मतलब अपने को क्या करना है, इसमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है। किसमें, पिकोफैरड में फाइंड करना है। दिया क्या हुआ है आपको, इंडक्टर दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, इंडक्टर दिया हुआ है, जिसमें आपके पास में क्या दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, एल की वैल्यू दी हुई है। अब इसने क्या कहा है कि फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी पे, 90.9 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे सेम रिएक्टेंस हो जाता है। मतलब कैपेसिटर और आपका इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है, वो हमें पता है रिएक्टेंस किस प्रकार से होता है, एक्सएल और एक्सी, वो क्या हो जाते हैं, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर दोनों सेम हो जाते हैं। तो आपको क्या बताना है, कैपेसिटेंस बताना है कैपेसिटर का। तो ये अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको अगर अपन सोल्व करें, क्वेश्चन ने क्या कहा है, दोनों का सेम रिएक्टेंस हो जाता है। सेम रिएक्टेंस हो जाता है मतलब आपके पास इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल, वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपेसिटर के रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा। मतलब एक्स सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब अपने को पता है जो वैल्यू होती है वो अपन लिख देते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, एक्सएल को कैसे लिखा जाता है, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। नेक्स्ट अपन करें, अगर नेक्स्ट अपने को किस में दिया हुआ है, हर्ट्ज में दिया हुआ है, तो इस ओमेगा को अपन किस में चेंज कर लेंगे, एफ में चेंज कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई, और आपके पास में क्या आ जाएगा, एफ और एल इक्वल में, ये आपके पास में क्या आएगा, 1/2 पाई, और आपके पास में क्या आ जाएगा, एफ और सी। हमें यहां से क्या करना है, सी को फाइंड करना है। तो अपन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू नीचे 4 पाई स्क्वायर, फिर एफ स्क्वायर आ जाएगा और एल आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे लिखे या नेक्स्ट स्लाइड पे अपन लिखे तो क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू कितना, 1 अपॉन आपके पास में कितना, 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर, और एफ का स्क्वायर, और एक आपके पास में एल। अब अपने को क्या करना है, एफ और एल की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, देखो सी इक्वल टू कितना, 1 अपॉन 4, ठीक है, पाई का स्क्वायर मतलब 3.14 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। एफ का स्क्वायर मतलब फ्रीक्वेंसी आपको कितनी है, 90.9 मेगाहर्ट्ज, उसका है स्क्वायर। तो ये है 90.9 मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, उसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, रिएक्टेंस आपके पास में मतलब सॉरी एल की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 0.56 माइक्रो हेनरी। आपके पास में क्या है, 0.56 है, तो यहाँ पे आएगा 0.56 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6। ये अपन ने क्या कर दी, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं खुद से। तो इसमें आंसर आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास में कितना आ जाएगा, सी इक्वल टू आएगा 5.47 इंटू 10 टू द पावर कितना, -12 फैरड। और हमें क्या पूछा था, पिको फैरड में पूछा था, तो ये 12 क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -12 मतलब पिको, तो ये आ जाएगा पिको फैरड में कितना, 5.47। ठीक है, 47 है तो लगभग क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आपके पास में क्या है, नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, 92 नंबर क्वेश्चन है। ए सोर्स ऑफ लाइट 6 सेंटीमीटर हाई is located 60 centimeter from a concave mirror whose focal length is 20 centimeter. The nature, size and location of the image are respectively। हमें क्या दिया गया है, ये आपको क्या दी गई है, हाइट दी गई है, किसकी दी गई है, ऑब्जेक्ट की दी गई है। तो ये आपके पास में क्या है, h0, क्या है, h0 है। और आपको क्या दे रखा है, 60 सेंटीमीटर मतलब दूर रखा गया है, इतनी मतलब डिस्टेंस पे रखा गया है। तो ये आपके पास में क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, u होगी। ठीक है, और कॉनकेव है आपके पास में क्या है, अवतल आपके पास में दर्पण दिया गया है। कॉनकेव मिरर है तो अवतल दर्पण दिया गया है। ठीक है, फोकल लेंथ आपको दे रखी है, तो इसको भी बोल देते हैं अपन एफ। एफ अपने को दे रखा है, यू अपने को दे रखा है, h0 दे रखा है। हमें क्या चाहिए, साइज चाहिए। साइज किससे निकलेगा, आपके मैग्निफिकेशन m से निकलेगा। दूसरा लोकेशन उसकी चाहिए, मतलब आपको वी भी उसका क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। और वो रियल होगा या इमेजनरी होगा ये हम
किससे पता लगाएंगे, v की वैल्यू से पता लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी अपने को दिया हुआ है वो अपन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अपने को h0 कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर, हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट जैसे रखी हुई है, अगर मान लो इस प्रकार से कॉनकेव मिरर है कोई, इस प्रकार से होता है, तो आपके पास में क्या होता है, मतलब यहाँ ऊपर की तरफ हाइट है वो क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है, और नीचे की तरफ हाइट कैसी ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, और हाइट आपकी ऐसे ली जाती है, लेकिन डिस्टेंस अगर देखेंगे, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मानो ऑब्जेक्ट है, तो ये वाली डिस्टेंस u होगी, लेकिन ये नेगेटिव होगी। इधर जो होगा वो डिस्टेंस कितना लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ये हमें पता है, तो अपन लिख लेते हैं। आपके पास में क्या है u इक्वल टू कितना था 60 सेंटीमीटर, मतलब -60 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्या दिया हुआ था, u आपको दे रखी है, फोकल लेंथ आपको दे रखी है। ठीक है, फोकल लेंथ है आपके पास में कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, f इक्वल टू कितना -20 सेंटीमीटर। इतना कुछ आ गया, तो अपन अभी क्या कर सकते हैं, u और आपके पास में f है, तो अपन मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है, 1/f इक्वल टू कितना 1/v प्लस 1/u। ये आपके पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज की डिस्टेंस है। अगर आपके पास में लेंस होता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता। हमें क्या करना है, v फाइंड करना है, तो अपन यहाँ से v फाइंड करेंगे। v कितना आएगा, 1/v इक्वल टू कितना 1/f माइनस 1/ कितना u, 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू और u की वैल्यू अपन रख देंगे, तो देखो कितना आएगा, f की वैल्यू 1/-20, पहले से माइनस है, एक माइनस और आ जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा 1/60 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, 1/v इक्वल टू कितना, इसमें एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, एलसीएम 60 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा -3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +1। दैट मीन्स क्या आएगा, -2/60, -2/60 मतलब 1/30, और वो भी कितना माइनस का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्या आएगा, v इक्वल टू क्या आएगा, v इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आएगा। क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया, v क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर आ गया, मतलब v क्या आ रहा है आपका, इस इधर वाली साइड आ रहा है। ठीक है, v क्या होता है, इधर वाली साइड बनता, मतलब राइट साइड में बनता, तो अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है, इमेजनरी है। लेकिन v नेगेटिव आया है, मतलब वो लेफ्ट साइड में है, तो आपका इमेज कैसा है, रियल है। इमेज कैसा बना है, रियल। v अपने पास आ गया, इमेज है रियल। अब अपने को क्या करना है, इसकी हाइट बतानी है सर, रियल आ गया आपके पास में। ठीक है, और आपको क्या बताना है, साइज बताना है। द नेचर तो पता लगी गया अपने को क्या बताना है, साइज बताना है, लोकेशन ऑफ द इमेज आर रिस्पेक्टफुली, लोकेशन अपने को बतानी है। तो देखो नेक्स्ट आपके पास में क्या आ गया, नेक्स्ट आपको पता है मैग्निफिकेशन से बात करेंगे, क्या है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू आपके पास में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो किसके बराबर होता है, माइनस का कौन सी, इमेज की डिस्टेंस बाय कौन सी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, दैट मीन्स u। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये दोनों अपने को पता है। ठीक है, तो इससे अपन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे अपन, नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस का v कितना आया अपना -30, u अपना कितना था -60, ये कितना आ गया 1/2 विद माइनस साइन, 1/2 आ गया माइनस का। हम क्या करेंगे, हाइट फाइंड कर लेंगे, किसकी, इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 इंटू आपके पास में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपके पास -1/2, अब इसकी हाइट जितनी दी हुई है वो अपन लिख देंगे, कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6, ये आपके पास आ गया -3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आपके पास क्या आया, आपको क्या पता चला कि इमेज है वो लेफ्ट साइड में बन रही है, और कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब इमेज क्या है, कुछ इस साइड में इस प्रकार से बनेगी, नेगेटिव आ रहा है, सॉरी एक तो नेगेटिव आ रहा है मतलब लेफ्ट साइड में है, दूसरा हाइट क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। हाइट का माइनस में आना मतलब क्या है, वो उसके नीचे की तरफ होगा।
अगर हाइट पॉजिटिव दी है तो वो क्या होगा, ऐसे ऊपर की ओर होगा, हाइट नेगेटिव दी है तो वो नीचे की ओर होगा। मतलब इस प्रकार से आपको इमेज मिली है। तो इमेज के लिए अब अगर अपन बोलना चाहें तो इमेज किस प्रकार से आ गई आपकी, इमेज जो है वो किस प्रकार से आ गई आपकी, ठीक है, रियल आपकी आई है, रियल आई है और क्या आई है, इन्वर्टेड आई है, रियल इन्वर्टेड। बाकी आपको जो जो मिला है, मतलब आपके एक तो कौन सा था, हाइट कितनी, माइनस का 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। जैसे ऑप्शन में अगर अपन जाएं, रियल आपके पास में है, इन्वर्टेड है, बाकी तो ऑप्शन ही नहीं है, मैचिंग का कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये एक ही है। कौन सा, रियल इन्वर्टेड, -3 सेंटीमीटर हाइट है और आपके पास v, मतलब उसकी v जो आपके पास होता है, मतलब इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपके पास है 95 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम आइसोस्पिन एंड स्ट्रेननेस वैल्यू। आइसोस्पिन को किस प्रकार से लिखा जाता है, आई से लिखा जाता है। स्ट्रेननेस कैसे होती है आपके पास में, एस से लिखी जाती है। ठीक है, तो आपके पास में इस प्रकार से पार्टिकल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से है। अगर अपन इसमें सीधा सा देखिए तो 3 में क्या है, गामा दिया हुआ है। अगर अपन इस पेयर पे जाएं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए आई की अगर बात करें, मतलब आइसोस्पिन की बात करें, तो दोनों के लिए क्या होता है, हाफ कोमा हाफ होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करें, स्ट्रेननेस की बात करें तो दोनों के लिए 0,0 होती है। ठीक है, अपना ऑप्शन क्या होगा, ये वाला सही होगा। अगर इसमें क्या बोलता, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट बोलता, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट I3 बोलता, तो वो कितना होता, प्रोटॉन पॉजिटिव है तो इसके लिए कितना होता, हाफ होता। किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। और ये आपके पास में I3 इक्वल टू कितना होता, -हाफ होता। किसके लिए, आपका न्यूट्रॉन के लिए होता। ठीक है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो पार्टिकल्स आपके पास में है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, 2i+1 इक्वल टू कितना, कितने पार्टिकल्स है, 2 है। 2 आपके पास पार्टिकल्स है, तो यहां से i इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, हाफ आ जाता है। तो दोनों के लिए आइसोस्पिन हाफ, लेकिन आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए क्या होता है, नेगेटिव, मतलब +हाफ और -हाफ होता है। बाकी तो इसमें क्या होगा, मैच होगा नहीं, क्योंकि आपके पास में आइसोस्पिन गामा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए कभी क्या नहीं होता, सेम नहीं होता है, क्योंकि गामा के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। इनमें से कौन सा है वो सॉफ्ट आयरन से नहीं बना होता है। तो आपके पास पहला क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सेकंड कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, थर्ड आपके पास में है कोर ऑफ डायनेमो है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं। लेकिन मैग्नेट ऑफ लाउड स्पीकर ये आपका क्या नहीं होता है, सॉफ्ट आयरन से बना हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, 98 है, 98 है, बीच में 2 क्वेश्चन है वो फिजिक्स के नहीं है, इसलिए 96 से सीधा कौन सा आ गया, 98 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। अब इसमें क्या कहा गया, इफ ए मैग्नेटिक डाइपोल mz कैप skipped at origin in a magnetic material of susceptibility chi m, the auxiliary field H vector at r not equal to 0 satisfies। ठीक है, तो अपने पास में क्या है, जब आपके पास में क्या होता है, अब आपके पास में क्या है, r is not equal to 0, r is not equal to 0, इसका मतलब क्या है, अदर देन ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के अलावा जितने भी पॉइंट है, ठीक है, आपका जो क्या है ओरिजिन है, ओरिजिन के अलावा जितना भी पॉइंट है r इज नॉट इक्वल टू 0, उसमें क्या होता है, जो भी आपको फील्ड H दिया हुआ है उसका कर्ल और आपका कौन सा डाइवर्जेंस, कौन सा डाइवर्जेंस, दोनों ही क्या होते हैं, 0 होते हैं, दोनों ही 0 होते हैं। मतलब आपके पास आंसर कौन सा होगा, डेल क्रॉस H वेक्टर, दैट मींस कर्ल, वो भी क्या होगा, 0 होगा। और डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, डेल डॉट आपके पास में क्या होता है, H वेक्टर, वो भी आपका क्या होगा, 0 होगा। किसके लिए, r इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। मतलब आपके पास में ओरिजिन के अलावा जितने भी पॉइंट हैं उन दोनों के लिए क्या होगा, कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों के दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देखो क्या है, 98 हो गया, 98 के बाद है आपका 99 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, 99 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है, ए पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर रीड्स ए बुक ऑफ स्मॉल फॉन्ट यूजिंग ए मैग्नीफाइंग लेंस, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, द नियरेस्ट एंड फार्थेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड ए बुक व्हेन viewed थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो हमें क्या करना है, अपने पास क्या है, एक मतलब जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, स्मॉल साइज है, स्मॉल फॉन्ट की क्या कर रहा है, बुक को
मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू पढ़ रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास किस प्रकार का लिया है इसने, आपके पास में कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ठीक है। उसमें कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब आपके पास में उत्तल लेंस उसमें है, जिसकी आपको फोकल लेंथ दे रखी है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, उसका नियरेस्ट और फारथेस्ट डिस्टेंस उसका क्या करना है, फाइंड करना है। वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, देखो अपने पास नॉर्मल आई की बात करें, सबसे पहले क्या करें, नॉर्मल आई। नॉर्मल आई की बात करें तो उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, क्या, एक तो उसका होता है नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, और दूसरा आपके पास में कौन सा होता है, उसका फार पॉइंट। फार पॉइंट, नियर पॉइंट मतलब वो नजदीक से नजदीक आपके पास में डिस्टेंस, जिससे आगे अगर लिया जाए, मतलब उस डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट होगी तब ही अपनी जो नॉर्मल आई है वो उसको देख पाएगी, ठीक है। उससे आगे है, उससे कम डिस्टेंस है तो वो नहीं देख पाएगी। तो नियर पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर होता है, 25 सेंटीमीटर के ऊपर होता है, ठीक है। फार पॉइंट है उसको क्या मान सकते हैं, नॉर्मल आई के लिए, ठीक है, जिसमें कोई भी क्या नहीं है, दोष नहीं है, उसमें क्या है, इनफाइनाइट मानते हैं। क्या मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं। लेकिन अब इसने क्या किया है, मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करा है, जिसकी फोकल लेंथ अपने पास है, तो इससे अपन नियरेस्ट और फारथेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि नॉर्मल आई का जो क्या होता है, आपके पास में नियर पॉइंट है, वहां पर विजुअल इमेज बन रही है, ठीक है। नियर पॉइंट जो आपका है, नॉर्मल आई का क्या होता है, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रैकेट में अपन लिख लेते हैं, 25 सेंटीमीटर पे क्या बन रही है, विजुअल इमेज बन रही है। क्या बन रही है, विजुअल इमेज, विजुअल इमेज बन रही है, ठीक है। विजुअल इमेज अपनी बन रही है। अब आपके पास में क्या है, एक तरीके से ये आपके पास में क्या आ गया, v का वैल्यू आ गया, विजुअल इमेज बन रही है तो ये आपके पास में क्या आ गई, v आ गई, v अपने पास आ गई, f अपने पास है। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नियरेस्ट डिस्टेंस जिसको बोला गया है वो अपन क्या कर सकते हैं, आपके पास में लेंस है तो लेंस, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके पास में क्या होता है, 1/f इक्वल टू कितना, 1/v माइनस कितना, 1/u। ये आपके पास में क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है। लेंस फॉर्मूला होता है तो ये अपन यूज कर लेते हैं। अपने पास क्या है, v अपने पास है, f अपने पास है, u अपन फाइंड कर लेंगे। तो यहां से क्या आएगा, 1/u इक्वल टू कितना, 1/v माइनस 1/f, माइनस 1/f। अब ये v क्या है आपके पास में, v आपके पास में ये यहाँ क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस का कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, f की बात करें तो वो आपको कितना दिया गया है, f आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन रख लेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, 1/u इक्वल टू कितना, 1/v, 1/v मतलब कितना, 1 माइनस का 25, ये कितना आएगा, माइनस, ठीक है। f पॉजिटिव होगी तो ये आपके पास में 5, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कितना, 25 आएगा तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 5, दैट मीन्स माइनस का 6/25, ठीक है। यहां से u आपके पास में कितनी आ गई, माइनस का 25/6 सेंटीमीटर। ये u कब आ गई, ये आपके पास में नियरेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अब अपन दूसरी वाली फाइंड करते हैं, कौन सी, फारथेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये अपने को फाइंड करनी है, ये अपने को फाइंड करनी है तो वही आपके पास में 1/f, ये वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इसमें होगा क्या आपके पास में, जैसे नियर पॉइंट था उसको, उस पे अपन क्या मान रहे थे, विजुअल इमेज मान रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, फार पॉइंट जो है, क्या है, फार पॉइंट जो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। फार पॉइंट कितना, इन्फिनिटी, इस पे क्या मानेंगे, विजुअल इमेज मानेंगे। क्या मानेंगे, विजुअल इमेज। विजुअल इमेज क्या बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है, ऐसा अपन मानेंगे। ऐसा अपन मानेंगे तो यहां अगर यूज करें, ये वाला फॉर्मूला यूज करें अगर, तो कितना आएगा, 1/u, ठीक है, 1/v माइनस 1/f। 1/v की वैल्यू कितना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होगा तो 0 ही लिख सकते हैं ऐसा। 1/f की वैल्यू कितना, 5, तो ये तो 0 हो गया, मतलब कितना बच गया, माइनस का 1/5 बच गया। तो u कितना आ जाएगा, यहां से सीधा से दिख रहा है, कितना आ जाएगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट पे लिख लेते हैं अपन, नेक्स्ट पे अपन यही लिख लेते हैं, ठीक है। u यहाँ पे कितना आ जाएगा, v इतने आए, यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा u आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का
5 सेंटीमीटर, ये नियरेस्ट और ये फारथेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले अपन को कौन सा है, निकटतम, और निकटतम मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस पूछी थी, तो ये आपके पास में -25/6 और -5 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखो क्या है, 100 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है, द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर ए कॉमन इमीटर अरेंजमेंट इज 59। ठीक है, कौन सा दिया गया आपको, सीई कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, कौन सा दिया गया, कॉमन इमीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, उसमें आपके पास में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कितना है, 59 है। इफ द इमीटर करंट इज 5 मिली एम्पियर, इमीटर करंट आपको दे रखी है, मतलब IE आपको दे रखा है। द वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट इज, हमें क्या करना है, कलेक्टर करंट को फाइंड करना है, मतलब अपने को क्या करना है, IC को फाइंड करना है। ठीक है, अपने पास 3 आपके पास पे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कौन सा, सबसे पहले होता है कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, इस प्रकार से होता है। अगर अपन क्या करें, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की बात करें तो इसमें तो लिखा जाता है अल्फा से, इसमें लिखा जाता है बीटा से, और इसमें लिखा जाता है किससे, गामा से लिखा जाता है। ठीक है, जो कॉमन है उसको कॉमन रख देंगे, बाकी क्या करेंगे अपन, आउटपुट बाय इनपुट करंट लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, बेस कॉमन है तो आउटपुट क्या होगा, इसमें IC होगा, और इनपुट क्या होगा, भाई बेस कॉमन है तो इनपुट में क्या होगा, आपके पास में IE होगा। इसमें क्या होगा, कॉमन इमीटर है तो इसके क्या होगा, आउटपुट में तो कलेक्टर होगा और इनपुट में क्या होगा, बेस होगा। तो आउटपुट में कलेक्टर होगा तो IC, और बेस होगा तो मतलब इनपुट में होगा तो ये इस प्रकार से आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। इसमें क्या होगा, आपके पास में C कॉमन है तो इसमें आउटपुट में तो होगा IE, और इसमें क्या होगा, IB होगा। नॉर्मली क्या होता है, IC है वो IE से छोटा होता है तो ये लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा। IC है वो IB से काफी बड़ा होता है तो ये ग्रेटर देन 1 आता है। IE है वो IC से भी बड़ा होता है तो IB से तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो ये ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये आपके पास में क्या होते हैं, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होते हैं। अब अपने क्वेश्चन में कौन सा दिया गया, कॉमन इमीटर वाला दिया गया, मतलब अपने को बीटा की वैल्यू दी गई है। अपने को बीटा कितना दे रखा है, 59 दे रखा है, जिसकी वैल्यू क्या है, IC बाय IB, IC बाय IB दी गई है। ठीक है, इमीटर करंट अपने पास है, IC अपने को चाहिए, तो इमीटर करंट अपने पास दे रखी है। यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, अपने को IC चाहिए, IC इक्वल टू क्या हो सकता है, 59, यहां से लिख लिया सिंपल, IB लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं अपन, और अपने को ये 5 मिली एम्पियर दिया गया है। ठीक है, एक आपके पास में क्या होता है, टोटल करंट IE है वो किसके बराबर होता है, IB प्लस IC के बराबर होता है, IB प्लस IC के। IE की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर है, एक IB है, IC को क्या लिखा था अपन ने पीछे, 59 IB लिखा था, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहां से IB की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे, 59 एंड 1 करेंगे तो क्या आएगा, 60 IB आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में IB क्या आ जाएगा, यहां से 5/60 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितने टाइम आएगा, ये मिली एम्पियर में था तो ये मिली एम्पियर में ही आएगा, 1/12 आ जाएगा। कितना, 1/12 मिली एम्पियर आ जाएगा। पर अपने को IB नहीं पूछा, IC पूछा है, तो अब अपन IC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो IC इक्वल टू कितना, 59 IB, 59। ठीक है, IB की वैल्यू 1/12 मिली एम्पियर। ठीक है, 12 को 5 टाइम जाता है, अगर 60 होता तो क्या आता, 5 टाइम होता, तो मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग आंसर आपका आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो ये लगभग ये रहा 4.92 के लगभग आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 101 नंबर क्वेश्चन, द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा फॉर ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 0.00231 पर डे। पर डे में आपको लैम्डा की वैल्यू दिया गया है, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षयांक बोलते हैं या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इट्स हाफ लाइफ पीरियड इन डेज एंड एवरेज लाइफ पीरियड आपको डेज में बताना है। तो ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके पास में क्या है, टी हाफ आपके पास में किस प्रकार से लिखा जाता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड कैसे बोलेंगे, टी हाफ 0.693 या ln2 भी बोल सकते हैं, बाय में लैम्डा होता है। दूसरा आपके पास में क्या होता है, टी बार, मतलब टी एवरेज या टी बार लिख सकते हैं अपन, टी एवरेज भी लिख सकते हैं, उसको क्या लिखा जाता है, 1/λ से लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। लैम्डा की वैल्यू अपन यहाँ पे रखे और आंसर फाइंड, ठीक है, इसमें रखेंगे तो आपके पास में 0.693 बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0.00231। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास लगभग कितना आ जाएगा, 300 आपका आ जाएगा, 300 डेज आ जाएगा। ठीक है, 300 डेज आ जाएगा। इसमें कितना आएगा, 1/,
0.00231, तो ये लगभग आपका आंसर आएगा कितना, 432.9 आपके पास में डेज आ जाएगा। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, 102 नंबर क्वेश्चन में, व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू ए हिस्टेरिसिस लूप इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन नॉट बी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो आपकी क्या होती है, काई से लिखी जाती है, मैग्नेटिक है तो काई एम लिख देते हैं, इक्वल टू आपके पास में आई बाई क्या होता है, एच होता है। ठीक है, अब इसमें अपन क्या देखें, अगर ग्राफ देखें तो उसमें क्या होता है, चेंजिंग मतलब कांस्टेंट, उसमें क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है। उसमें आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो भी आ जाती है काईएम की, इनफाइनाइट भी आ जाती है, नेगेटिव भी आ जाती है, लेकिन उसमें चेंजिंग ग्राफ मिलता है। उसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास में नहीं मिलती है, फिक्स्ड वैल्यू आपके पास में नहीं मिलती है। मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये तीनों हो सकती है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव या इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन फिक्स्ड वैल्यू आपकी नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपके पास क्या, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, 103 नंबर क्वेश्चन में, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, मैचिंग करना है। मैचिंग करना है तो आपके पास में क्या है, आपको ये पता है कि आपके पास में ये इंफ्रारेड है, अवरक्त है, या फिर आईआर जो आपके पास में होती है, इंफ्रारेड रे जो आपके पास में होती है वो वाइब्रेशन से रिलेटेड होती है। क्या होता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में आईआर का यूज किया जाता है। तो वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, मतलब डी में तो क्या होगा, फर्स्ट होगा, डी में क्या होगा, फर्स्ट होगा, डी में फर्स्ट होगा। अब डी में फर्स्ट कितने ऑप्शन के अंदर है, दो ऑप्शन में है, एक तो ये वाला और एक ये वाला है। ठीक है, ये आपके पास में है। दूसरा आपके पास में अगर विजिबल लाइट की बात करें तो ये आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है एटम के अंदर वो विजिबल लाइट के थ्रू होता है। ठीक है, विजिबल लाइट के थ्रू आपके पास में होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के दो ऑप्शन है, एक तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इन एटम इमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू, मतलब हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, तो वो विजिबल लाइट के थ्रू आपका होता है। दूसरा क्या है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है। तो आपके पास में ये वाला जो है सेकंड ऑप्शन है वो विजिबल लाइट के लिए यहाँ पे सही होगा, इनर सेल के लिए नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एटम के अंदर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जो मतलब वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, वो विजिबल लाइट के थ्रू होता है। तो ये आपके पास में ए में क्या होगा, सेकंड होगा। अब इन दो ऑप्शन में ए में क्या देखें, अगर सेकंड देखें तो ए में भी सेकंड ही दिया हुआ है, मतलब इन दो ऑप्शन में से क्या है, बी और सी के थ्रू आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या बच गया, एक रेडियो वेव बच गई और एक अल्ट्रावायलेट बच गई। अब आपके पास में क्या है, रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव किसके अंदर यूज आती है, रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। उसमें आपकी क्या आती है, क्या आती है आपके पास में, रेडियो वेव यूज आती है। तो यहाँ पे बी में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, बी में 4 आएगा तो सी में थर्ड आपका आ जाएगा। सी क्या है, अल्ट्रावायलेट है, जो किसके लिए यूज आता है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो इसमें ये आपके पास में सी में क्या आएगा, थर्ड आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी में 4, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, 104 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एन आइडियल एयर कोर सोलेनोइड हैज रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर, आर आपके पास में 2 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास में लेंथ है। नंबर ऑफ टर्न्स आर 9000, तो ये आपके पास में एन है। द सोलेनोइड कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड इज, सोलेनोइड में क्या है, एनर्जी स्टोर कितनी होगी वो अपने को क्या करनी है, निकालनी है, वो अपने को निकालनी है। तो अपने को क्या पता है, ठीक है, एनर्जी स्टोर, जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू कितना, 1/2 L I स्क्वायर। ठीक है, L आपके पास में क्या है, यहाँ पे L आपके पास में क्या है, इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस का फॉर्मूला सोलेनोइड के लिए कितना होता है, μ0 N स्क्वायर A बाय L। L इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 किसके लिए, फॉर सोलेनोइड, फॉर सोलेनोइड। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, L को फाइंड करेंगे, उसके बाद अपने पास एनर्जी फाइंड होगी। तो L फाइंड करें तो क्या आएगा, μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, n का स्क्वायर मतलब कितना 81, और ये 3 पावर है तो इसका हो जाएगा 6 पावर। फिर आ जाएगा पाई, और कितना पाई आ गया, a आपके पास में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, तो आपके पास में r का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, कितना आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4।
बाय में आपके पास में आएगी लेंथ, तो लेंथ आपके पास में कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर मतलब 0.12। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी 1.066 हेनरी, 1.066 हेनरी आ जाएगी। इसके बाद अपने पास एनर्जी फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट पेज से अपन फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपके पास में एनर्जी कितनी आ जाएगी, स्टोर्ड एनर्जी 1/2 Li²। एल कितना है 1.066। करंट आपके पास 2 एम्पियर थी लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये कितनी आएगी 2। ठीक है, ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, इससे काटेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.132। आपके पास में क्या आ जाएगा, जूल में आपके पास आंसर आ जाएगा। 2.132 है तो लगभग कितना आ गया 2.1, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपके पास कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है 105 नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या है, ए पॉजिट्रोनियम एटम इज ए सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिट्रॉन एंड ए इलेक्ट्रॉन दैट ऑर्बिट each other. The wavelength of the spectral line in positronium are n times the wavelength of the corresponding line in the hydrogen atom. तो आपको n की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो अपने को क्या दिया हुआ है, एक तो आपके पास में क्या है पॉजिट्रोनियम है, क्या है पोजिट्रोनियम है, दूसरी तरफ आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या है हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, एक पॉजिट्रोनियम है, दूसरी तरफ आपके पास में क्या है हाइड्रोजन एटम H एटम है। ठीक है, पॉजिट्रोनियम में क्या होता है, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है मतलब 1 E-, एक आपके पास में पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन मतलब E+ होता है। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा एक आपके पास में प्रोटॉन होता है, ये इनके बीच में डिफरेंस है। अपने को क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि वेवलेंथ से ही आपके पास में आंसर आएगा। क्या कहा गया है, पॉजिट्रोनियम की क्या है जो वेवलेंथ है वो हाइड्रोजन एटम के वेवलेंथ की n टाइम्स है और उस n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपने को यहां से क्या पता चल रहा है कि ये जो आपके पास में 2 पार्टिकल है, इससे अपन क्या करते हैं रिड्यूस मास फाइंड करते हैं। क्यों करेंगे रिड्यूस मास फाइंड, क्योंकि रिड्यूस मास है एक तरीके से, मास है वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, एनर्जी वेवलेंथ के डिसप्रोपोर्शनल है, मतलब क्या होगा रिड्यूस मास भी वेवलेंथ के डिसप्रोपोर्शनल होगा। तो अपन वेवलेंथ और रिड्यूस मास का आपस में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, उस रिलेशन से अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन रिड्यूस मास फाइंड करेंगे म्यू पी करके इसका, तो कैसे होता है m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पार्टिकल का मास, सेकेंड पार्टिकल का मास बाय दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 2me। दैट मीन्स म्यू पी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में कैंसिल होके me/2 आ गया, me/2 आ गया। इसमें कितना होगा, इसमें अपन क्या करेंगे म्यू h फाइंड कर लेते हैं, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल me mp, नीचे इन दोनों का एडिशन दैट मींस me प्लस mp। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के मास से, मतलब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है, लगभग कितना होता है, लगभग 1836 गुना होता है। मतलब आपके पास में क्या होता है ये वैल्यू होती है। ठीक है, इतना गुना उससे क्या होता है ज्यादा होता है, मतलब आपके पास में क्या होगा, इसका मतलब आपके पास में क्या है mp है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन me है। ठीक है, तो सीधी सी बात है mp बहुत ज्यादा है तो इस me को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ेंगे तो क्या आएगा नीचे सिर्फ mp बचेगा, mp से mp कैंसिल होगा तो यहां से आपके पास क्या आएगा म्यू h लगभग बराबर किसके आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास में mp से mp कैंसिल हो गया, लगभग me के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रिड्यूस मास आ गया किसका हाइड्रोजन एटम का। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, बाकी हमें क्या पता है, अब एनर्जी है वो सीधी सी बात है म्यू के प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा रिड्यूस मास के प्रोपोर्शनल होगा, और आपको क्या पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है hc/λ, तो यहां से इससे क्या है डिसप्रोपोर्शनल है, दैट मींस आपके पास में क्या होगा लैम्डा इज डिसप्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास। ठीक है, अब अपन लिख लेते हैं लैम्डा ऑफ पॉजिट्रॉन बाय लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन, डिसप्रोपोर्शनल है तो आपके पास म्यू एच ऊपर आएगा और म्यू पी नीचे आएगा। म्यू एच की वैल्यू कितनी आई थी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, और इसकी वैल्यू me/2 आई थी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, पॉजिट्रॉन की वेवलेंथ है वो 2 मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ आ गई, और आपको इसमें क्या कहा गया था कि इसकी जो वेवलेंथ है किसकी पॉजिट्रोनियम की वो हाइड्रोजन एटम के वेवलेंथ की n टाइम्स है, उस n की वैल्यू बतानी थी, तो ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट क्या है 106 नंबर क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कोहेरेंट सोर्स बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। आयाम विभाजन द्वारा आपके पास क्या करना है, कला संबद्ध स्रोत फाइंड करने का तरीका कौन सा है। इसमें जो आपके पास में क्या है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है, वो इसका क्या होगा आंसर होगा किसका, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का। क्या होगा, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का तरीका कौन सा है, मतलब आपके पास क्या है कोहेरेंट सोर्स फाइंड करना है, हिंदी में बोले तो कला संबद्ध स्रोत आपके पास में क्या करना है, फाइंड करना है। अब कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, जिसमें फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे, वो चेंज ना हो, वो आपके पास में कोहेरेंट सोर्स है। अब ऐसा सोर्स आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, वो भी किसके थ्रू, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के थ्रू या आयाम विभाजन द्वारा आपको क्या करना है, उसको प्रोड्यूस करना है कोहेरेंट सोर्स को। तो उसका कौन सा होता है आपका, कौन सा होता है, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट होता है। बाकी जो आपके ये क्या है फ्रेनेल बाइप्रिज्म है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये सारे जो है ये आपके पास किसके होते हैं, ये किसके होते हैं, कोहेरेंट सोर्स इसमें भी प्रोड्यूस किया जाता है, पर किसके थ्रू, डिवीजन बाय वेव फ्रंट के थ्रू, डिवीजन बाय वेव फ्रंट, वेव फ्रंट डिवीजन द्वारा इसमें क्या किया जाता है, कला संबद्ध स्रोत या कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इसे हिंदी में बोले तो कौन सा हो जाएगा, तरंगाग्र विभाजन द्वारा, तरंगाग्र विभाजन द्वारा, तरंगाग्र विभाजन द्वारा, ठीक है। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट किसमें आता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड आयाम विभाजन के थ्रू होता है, और इसमें कौन सा होता है, बाकी सारे ये है किसमें है, तरंगाग्र विभाजन द्वारा या फिर डिवीजन बाय वेव फ्रंट द्वारा क्या करते हैं, आपके पास में कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास क्या है 107 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है, एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो अपने पास क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके बेसिस पे अपना आंसर क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, लेकिन इसमें नेगेटिवली चार्ज आंसर क्या होगा, गलत होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। उसमें जो भी नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या रहता है, बैलेंस रहता है। दोनों के अंदर ही, दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहां सही होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, सॉरी 108 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ईएम वेव की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है वो नहीं है या फिर कौन सी गलत है, ऐसा आपने को बताना है। पहला क्या है, दीज वेव शोज इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। ठीक है, इसमें पहला क्या है, दीज वेव शोज इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। तो इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, व्यतिकरण और ध्रुवण दोनों ही क्या होते हैं, ईएम वेव के थ्रू शो होते हैं। तो ये आपका सही है। दूसरा क्या है, इन दिस वेव द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें कैसे होता है, ईएम वेव के अंदर क्या होता है, जैसे आपके पास में ये है, तीन प्रकार से आपके पास में है। ये आपके पास में क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपके पास में क्या है, वाई एक्सिस है, और ये आपके पास में जेड एक्सिस है। ठीक है, इधर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर आपके पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों की फेज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब जब ये स्टार्ट हुई है उसी टाइम ये स्टार्ट होगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो इनमें फेज में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस पे है, ये जेड एक्सिस पे है। जिस डायरेक्शन में वेव जाती है उन दोनों के क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेव की डायरेक्शन के जस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, आपस में भी परपेंडिकुलर होता है, लेकिन फेज सेम होती है। ये वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है, दिस वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय ए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ईएम वेव जो आपके पास होती है, कौन सी ईएम वेव है, ईएम आपके पास क्या है, वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकल्स की बात करें तो कौन से होते हैं, गामा पार्टिकल्स होते हैं, गामा पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, गामा पार्टिकल्स होते हैं, जिसपे क्या होता है, नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। अब नेट चार्ज 0 है तो उसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या नहीं किया जा सकता, डिफ्लेक्टेड नहीं किया जा सकता। इसके कारण ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, दीज वेव आर प्रोड्यूसिंग बाय ए एक्सेलरेटिंग चार्ज। ये वेव किससे प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेटेड चार्ज से ही क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये वाला सही है। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, ये ईएम वेव की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है 109 नंबर क्वेश्चन है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फॉल्स नॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 mm। वेवलेंथ आपको दे रखी है
स्लिट विड्थ दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है, स्लिट की विड्थ क्या होती है, ए होती है। द लीनियर विड्थ इन सेंटीमीटर एज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन प्लेस्ड 2 मीटर अवे। ठीक है, तो आपको पता है स्लिट की डिस्टेंस है। अब स्क्रीन है, मान लीजिए आपके पास में इस प्रकार से होगा, यहाँ पे कोई सोर्स होगा, ये आपके पास में क्या है, स्लिट है। ठीक है, ये आपके पास में स्लिट है जिसकी आपके पास विड्थ कितनी है, ए है। उसे जितनी दूरी पर, डी दूरी के ऊपर, इसे डी से मतलब डिफाइन करते हैं अपन, डी डिस्टेंस से डिफाइन करते हैं। और ये आपके पास में क्या होती है, स्क्रीन होती है। क्या होती है, स्क्रीन है, वो डी डिस्टेंस के ऊपर होती है। तो आपको क्या दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है। जो भी आपके पास में मोनोक्रोमेटिक सोर्स है उसकी लैम्डा दे रखी है, ए आपको दे रखा है, डी आपको दे रखा है। पूछा क्या है आपको, लीनियर विड्थ, रेखिक चौड़ाई आपको पूछी गई है। ठीक है, लीनियर विड्थ पूछी गई है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, लीनियर विड्थ पूछी गई है। ठीक है, लीनियर विड्थ को किससे लिखेंगे अपन, डब्ल्यू से लिख लेते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्लिट विड्थ ए। इसको स्मॉल डी से भी लिख लेते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन ने ए से लिखा है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू वैल्यू रखेंगे इसमें 2, लैम्डा की वैल्यू कितनी, लैम्डा की वैल्यू 600 नैनोमीटर, मतलब 6 इंटू 9 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा। और नेक्स्ट आपके पास में डी कितना है, स्क्रीन डिस्टेंस आपके पास में है 2 मीटर, और स्लिट विड्थ कितना है आपके पास में 0.2 mm, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर कितना, -4। ठीक है, ये कितना बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये -3, मतलब आपके पास W इक्वल टू कितना आया, 12 इंटू 10 टू द पावर -3। हमें आंसर सेंटीमीटर में देना है, मतलब 1.2 सेंटीमीटर। रेखिक चौड़ाई लीनियर विड्थ कितनी आ गई, 1.2 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट कौन सा है, 110 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो क्या है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 110 नंबर क्वेश्चन है। उसमें क्या है देखो, ए चार्ज पार्टिकल मूव इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस विदाउट चेंजिंग इन वेलोसिटी, विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें क्या है, आपके पास में वेलोसिटी में कोई क्या नहीं है, चेंज नहीं है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जा रहा है, मतलब उसके पास क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो उस पे जो आपके पास में टोटल नेट फोर्स है वो क्या होगा, इस केस में 0 होगा, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स उसमें क्या होगा, 0 होगा। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो आपके पास नेट फोर्स किस प्रकार से लिखेंगे, एफ नेट इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, क्यू, इसको वेक्टर लगा लेते हैं, क्यू ई वेक्टर। और मैग्नेटिक फोर्स कैसे होता है, क्यू बाहर है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब मतलब इस कंडीशन के अंदर जब उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो एफ नेट 0 होना चाहिए। इस कंडीशन के लिए इन चारों कंडीशन में से एक कंडीशन क्या नहीं होगी, फॉलो नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट केस की बात करते हैं कि ई और बी दोनों 0। अगर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, मैग्नेटिक फील्ड भी 0, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो एफ नेट क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ये वाली चीज पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, ई 0 लेकिन बी 0 नहीं है। ठीक है, दूसरा केस अपन लिख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन। इसमें क्या है, E इक्वल टू 0 है, बट B इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। अब E 0 होगा तो ये वाला ऑप्शन तो गया, मतलब ये वाला पोर्शन तो गया, ये वाला गया, ये वाला क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन इसमें क्या हो गया, ये वाला आपके पास में B 0 नहीं है। अब इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया फर्स्ट वाला, अब इसमें B क्या नहीं है, 0 नहीं है, B 0 नहीं है, लेकिन ये पूरा मैग्नेटिक फोर्स 0 कैसे हो सकता है, कैसी पॉसिबिलिटी में हो सकता है, अगर आपके पास वेलोसिटी क्या हो, B के पैरेलल और एंटी पैरेलल हो। ठीक है, इनके बीच का एंगल 0 हो, या फिर आपके पास में 180 हो, पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, उस केस में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो पूरा पोर्शन 0 होगा। मतलब इस पोर्शन को 0 होने के लिए अब B ना 0 भी है, B नॉट इक्वल टू 0 है, उस केस में भी ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर B क्या हो, इसके पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब ये वाला भी पॉसिबल है। थर्ड में क्या है, E इज नॉट इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, ऐसा कोई केस हो। अब इसमें आपके पास में थर्ड केस क्या है, E इज नॉट इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0। अब B 0 हो गया तो ये वाला तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर E 0 नहीं है। तो E 0 नहीं है, उस केस में आपके पास में, जैसे आपके पास में थर्ड केस लिख लेते हैं, E इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 बट B इक्वल टू 0। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास में F नेट किसके बराबर आएगा, F नेट आपका आ जाएगा किसके, QE वेक्टर के बराबर आ जाएगा। मतलब ये किसी भी केस में 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, लेकिन F नेट अपना क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ये वाला केस आपके पास में पॉसिबल नहीं है। फोर्थ में क्या है, दोनों ही 0 ना हो। ठीक है, फोर्थ केस आपको क्या कह रहा है, ना तो E 0 हो और ना ही आपका क्या हो, B 0 हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आपके पास में,
एफ नेट की अगर बात करें तो आपके पास दो पोर्शन होगा, क्या, क्यू ई प्लस क्यू ई वैक्टर प्लस आपके पास में क्या है, क्यू वी क्रॉस बी वैक्टर। अब इसमें क्या है, वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। अब इसमें दोनों ही जीरो नहीं है। अब ये एफ नेट जीरो कैसे हो सकता है, कैसे जीरो हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड में क्या हो, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, अपोजिट फोर्स इक्वल है मतलब मैग्नीट्यूड इनका सेम है, अपोजिट है मतलब एक दूसरे से क्या होगा, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी, मतलब ये वाला भी चीज आपके पास में कंडीशन क्या है, पॉसिबल है। मतलब तीन आपके पॉसिबल है, ये आपकी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 111 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एन इंडक्टर एल एंड ए रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब एलआर सर्किट आपके पास है विद ए बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ईएमएफ आपके पास कितना है, ई है। द मैक्सिमम रेट एट विच द एनर्जी इज स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज। हमें क्या करना है, पहले तो एनर्जी स्टोर है उसका क्या करना है, रेट फाइंड करना है। दैट मीन्स कि एनर्जी स्टोर है उसको कैसे लिखेंगे, मतलब रेट ऑफ एनर्जी स्टोर, उसकी रेट कैसे लिखी जाएगी, du बाई dt। और उसके बाद इसने क्या कहा, इसका मैक्सिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर। तो इसका भी अपने को क्या करना है, एनर्जी स्टोर की पहले रेट निकालेंगे और उसको भी मैक्सिमाइज करेंगे, वो वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ये फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, एनर्जी स्टोर लिखेंगे, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड कैसे लिखी जाएगी, E इक्वल टू कितना, 1/2 आपके पास में क्या होता है, Li² होता है, इंडक्टर है तो Li², ठीक है। E है तो इसका अपन क्या करेंगे, रेट निकालेंगे, dE/dt निकालेंगे। सबसे पहले dt निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 2 आगे, 2 से 2 कैंसिल, तो एक आएगा Li, फिर I का और हो जाएगा कितना, di/dt, सॉरी di/dt गलत हो गया, di/dt हो जाएगा। इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपके पास में क्या है, एलआर सर्किट है, कौन सा है, एलआर सर्किट, एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट है। तो एलआर सर्किट के लिए करंट कैसे लिखा जाता है, I इक्वल टू कितना, I0, I0 मतलब कितना, आपके पास में जो भी आपका ईएमएफ है, बाय में आपके पास में कौन सा, रेजिस्टेंस, तो E/R, E/R क्या है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, पीक वैल्यू है उसकी, जिसे I0 से लिखेंगे, I इक्वल टू I0, और ये आपके पास में होता है 1 माइनस E की पावर कितना, माइनस का RT/L। इस प्रकार से करंट लिखी जाती है, इस प्रकार से लिखी जाती है। तो अपने को तो di/dt फाइंड करना है, तो कर लेते हैं di/dt, di/dt करेंगे तो कैसे आएगा, E/R तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, 1 का हो जाएगा 0, इसमें क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये सेम रहेगा लेकिन इसमें बाहर क्या आएगा, R/L, R/L और E की पावर माइनस का RT/L, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब R से R सीधा सा कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, di/dt की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी, R से R गया तो कितना, E/L, E/L और E की पावर कितना, माइनस का RT/L। ये आपके पास में di/dt आ गया, इसकी वैल्यू रख देंगे, I की वैल्यू है वो भी वैल्यू अपन इसमें रख देंगे। तो नेक्स्ट देखो क्या आएगा, नेक्स्ट अपन निकाल लेते हैं इससे क्या, dE/dt, क्योंकि अब अपने पास वैल्यू है तो वो निकाल लेंगे। तो आपके पास में L था, I की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, I0 कितना था, E/R, और इसमें था 1 माइनस E की पावर माइनस का कितना, RT/L, ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, L आ गया, I आ गया, di/dt की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये करेंगे तो कितना, E/L आ गया, और यहां से कितना आ गया, माइनस का RT/L, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर ये जाके सोल्व होगा। तो dE/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, L से L कैंसिल, कितना बच गया, E²/R आ गया एक, तो E²/R, इससे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो फर्स्ट 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का RT/L, दूसरी बार इसको पावर से करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना, E की पावर माइनस का 2 RT/L, ठीक है, ये R है, 2 RT/L विद माइनस साइन,
ऐसा कुछ आ गया। ये आपके पास में क्या है, ओनली डीई बाई डी टी आया, रेट चेंज आया, लेकिन इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डी बाई डी एक्स करेंगे, इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स फाइंड करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, जीरो करते हैं। इससे आपके पास क्या आती है, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास x की कोई वैल्यू निकलती है, वो x की वैल्यू वापस fx में पुट करते हैं। क्या करते हैं, फिर अपन fx को क्या करते हैं, उसी x वैल्यू पे फाइंड करते हैं। अब वो जो वैल्यू आती है वो fx की मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो यही तरीका इसमें यूज करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम रेट चेंज ऑफ एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो अपन क्या करेंगे, डी बाई डी टी करेंगे, क्योंकि टी का फंक्शन है, डी बाई डी टी ऑफ करेंगे क्या, डीई बाई डी टी करेंगे। इसका क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये आपके पास में पूरा फंक्शन एज ए एफ एक्स है, इसका क्या कर रहे हैं, एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये टी का फंक्शन है, टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। टी की रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो क्या आएगा, ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, दोनों से आर बाय एल तो आएगा ही। ठीक है, दोनों से आर बाय एल आएगा, विद माइनस साइन ले लेते हैं। तो अपन माइनस का आर बाय एल पहले ही बार ले लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो आर बाय एल विद माइनस साइन निकल गया, तो क्या आ गया, माइनस का आर टी बाई एल ही बचेगा। इसमें इसका माइनस गया, लेकिन इसमें डबल माइनस है, तो एक इसमें क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, और इसमें 2 भी बचेगा। माइनस गया तो एक माइनस बचेगा। ठीक है, ई की पावर माइनस का 2 आर टी बाई एल, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, आर से आर इसमें जाएगा, और इसको अपने को क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को क्या करते हैं, जीरो करते हैं। तो इसको जीरो के बराबर कर दिया। ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो जीरो के बराबर होंगे नहीं, तो ये वाला होगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस का सॉरी आर टी बाई एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस 2 ई की पावर माइनस का 2 आर टी बाई एल। ठीक है, अब अपने पास क्या आएगा, अपने को क्या चाहिए, अपने को करंट आई की वैल्यू चाहिए, करंट आई की चाहिए, डी आई बाई डी टी की चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन का वैल्यू अपने पास है नहीं, मतलब इस चीज की वैल्यू चाहिए, तो इस चीज की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू चाहिए अपने को, कैंसिल आउट करेंगे तो देखो एक पावर से एक पावर चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ई की पावर माइनस का आर टी बाई एल, इधर साइड बचेगा, इधर साइड बचेगा, इंटू 2 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इधर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू अपने को क्या करनी है, डीई बाई डी टी में पुट करेंगे, और तो उसका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। जैसे इसमें एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, तो इस प्रकार से मैक्सिमम फाइंड करते हैं। तो अपन निकाल लेते हैं इसका डीई बाई डी टी का मैक्सिमम। कैसे होगा, जब अपन ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कैसे होगा, डीई बाई डी टी इक्वल टू ये वाली वैल्यू है, तो ये कितना आ गया, ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, पहले इसकी एक पावर की वैल्यू कितनी, हाफ, फिर इसकी इसी चीज की क्या है, डबल पावर है, डबल पावर है, बीच में माइनस है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4, तो 1/4 ही बचेगा। तो ये बच गया आपका ई स्क्वायर बाय 4 आर। तो ये आपके पास में क्या है, मैक्सिमम रेट चेंज है, किसका, एनर्जी का, ई स्क्वायर बाय 4 आर। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपके पास 112 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको फोकल लेंथ दी हुई आई पीस की, तो इसको एफ ई बोल लेते हैं। फॉर ए टेलीस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100, मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस जो आपका होगा उसकी फोकल लेंथ अपने को फाइंड करनी है पहली चीज, तो f0 फाइंड करना है, एंड यूजफुल डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी रिस्पेक्टिवली, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी डायमीटर भी अपने को फाइंड करनी है, जिसे डी से लिखा जाता है, कैपिटल डी से। ठीक है, और आपको डी आई है ये, ठीक है, डी आई आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला बेस, दोनों ही चीजें क्या है, फॉर्मूले पे फॉर्मूला बेस है, तो वो निकल जाएगा अपने पास। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम इक्वल टू f0 बाय एफ ई। अपने को क्या करना है, f0 फाइंड करना है, तो अपन यहां से f0 को फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो m इंटू एफ ई, एम की वैल्यू कितनी है 100, एफ ई की वैल्यू आपके पास में कितनी है, एफ ई की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर में है, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। दूसरा आपके पास मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है, जो आपके पास में ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी डायमीटर d, और बाय में क्या होता है डी आई, ये होता है। तो इसकी वैल्यू अपन लिख लेते हैं, अपने को क्या चाहिए, d चाहिए, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा m इंटू डी आई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में d इक्वल टू कितना, m की वैल्यू 100, डी आई कितना है आपके पास में 2
mm है और ये सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो आपके पास में 2 mm है, तो 10⁻³ रख लेते हैं। ठीक है, -3 है तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा, -1 बचेगा, मतलब 0.2 मीटर में बचेगा। d इक्वल टू कितना बचेगा, 0.2 मीटर। तो या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में 250, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो। क्वेश्चन देखो क्या है नेक्स्ट आपके पास, क्या है 113 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, द वोल्टेज सप्लाइड टू इस सर्किट इज गिवन बाय V इक्वल टू V0 t की पावर कितना 3/2, वेयर t is time in second. The RMS value of voltage VRMS for the period t equal to 0 to t equal to 1 second is, हमें क्या करना है, VRMS फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, VRMS रूट मीन RMS वैल्यू फाइंड करनी है वोल्टेज की किस रेंज के अंदर। टाइम पीरियड आपके पास में t इक्वल टू कितना है, 0 से 1 सेकेंड है। तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जैसे आपके पास में क्या है, t इक्वल टू a टाइम 2, आपके पास में क्या है, t इक्वल टू b टाइम है। इस पर आपको क्या करना है, कोई भी वोल्टेज Vt दिया है और उसकी आपको क्या करनी है, RMS वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, RMS वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा जाता है, VRMS इक्वल टू, सबसे पहले तो रूट क्या होता है, रूट होता है बाय 1 बाय कितना, b माइनस ए, ये चीज आ गई। फिर आपके पास होता है इंटीग्रेशन टाइम a टू b। ठीक है, फिर आपके पास में जो भी आपको क्या दिया हुआ है, जैसे इसमें मैंने क्या लिखा है, VT में ही दिया हुआ है। ठीक है, VT है आपके पास में, जो भी वोल्टेज आपको दिया गया है उसका क्या आता है, आपके पास में स्क्वायरिंग आता है, VT का स्क्वायर और DT, ये आपके पास होता है। ये इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो इसमें अपन वैल्यू रख के सोल्व कर देते हैं। VRMS इक्वल टू कितना, रूट है आपके पास में। ठीक है, 1/b माइनस ए, बी की वैल्यू क्या है, सेकेंड टाइम कितना है, 1 सेकेंड, स्टार्टिंग वाला 0, तो 1 माइनस 0। फिर है इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू 0 है, इसका 1 है, 0 सेकेंड और 1 सेकेंड है। VT का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, V0 का स्क्वायर आएगा जो कि एक कांस्टेंट है। t की पावर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो t³ आएगा और dt आएगा। V0 का स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट बन के बाहर ही निकलेगा और इसका रूट होगा तो V0 ही बाहर निकलेगा। तो VRMS इक्वल टू कितना आएगा, VRMS इक्वल टू V0 तो बाहर, इसको सोल्व करना है अपने को। तो देखो आपके पास में रूट है, ठीक है, ये तो 1 रह गया। t³ का कितना होगा, t की पावर 4/4 और उसमें अगर लिमिट रखेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा, t की पावर 4/4 और लिमिट आपकी 0 से 1। अपर लिमिट रखेंगे तो 1/4 और 0 में तो 0 हो जाएगा। माइनस क्या होती है, लोअर लिमिट होती है, लेकिन ये 0 है तो वो वैल्यू 0 आएगी। VRMS क्या आएगा, V0, ये 1/4 वैल्यू आएगी, इसका रूट करेंगे तो 1/2, तो V0/2 आपका क्या होगा, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 114 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एन एक्सेप्टर लेवल ऑफ कितना 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबोव द वैलेंस बैंड, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट विच कैन क्रिएट ए होल इज। तो आपको क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ पूछा गया है, मैक्सिमम वेवलेंथ, और आपको क्या दी गई है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एक्सेप्टर लेवल, मतलब या ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी लेवल, आपको एनर्जी उसकी दी गई है। तो E इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, hc/λ होता है। क्या होता है, hc/λ होता है। अपने को तो लैम्डा चाहिए तो अपन लैम्डा के लिए निकालें तो कितना, hc/E, h का वैल्यू कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। C 3 इंटू 10⁻, कितना 8 होता है। नीचे आपके पास एनर्जी है, एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ से 57 मेगा, मतलब 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उसमें चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19। इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा कितना आएगा 2.17 इंटू 10⁻, कितना -5 मीटर आएगा। 2.17 आएगा तो लगभग ये क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपके पास देखो क्या है, 115 नंबर क्वेश्चन है। उसमें क्या है, द अप्लाइड इनपुट AC पावर टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज 100 वोल्ट। ठीक है, इनपुट पावर आपको इतनी दे रखी है, ये क्या है, P इनपुट है। द DC पावर आउटपुट इज 40 वोल्ट, ये आपके पास में कौन सी आउटपुट पावर है।
द पावर एफिशिएंसी इज, पावर एफिशिएंसी वो किससे लिखते हैं, नीटा से लिखते हैं। नीटा इक्वल टू क्या होता है, पी आउटपुट बाय इनपुट पावर, मतलब पी इनपुट इंटू 100। तो नीटा इक्वल टू कितना आएगा, नीटा इक्वल टू आउटपुट पावर आपके पास में 40 है, ये आपके पास में 100 है, इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40%। तो ये आपके पास में सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपके पास है 116 नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज, मैग्नेटिक मोमेंट m दे रखा है आपको 1 × 10⁴ जूल टेस्ला इनवर्स, विच इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन में क्या कर सकता है, फ्रीली रोटेट हो सकता है। ए हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁵ टेस्ला एग्जिस्ट इन द स्पेस। तो आपको हॉरिजेंटल आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, बी आपको दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम ए डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू ए डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। तो आपके पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में, उसमें बार मैग्नेट रखा गया है, बार मैग्नेट रखा गया है। अब इसमें आपके पास में बार मैग्नेट का आपको क्या दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट m दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है। आपको क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए, क्या चाहिए, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन आपको निकालना है किसके लिए, एक एंगल से दूसरे एंगल में रोटेट करने के लिए। मान लीजिए वर्क डन है आपको उस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में θ1 से क्या करना है, θ2 तक रोटेट करना है, θ2 तक क्या करना है, रोटेट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें θ1 से θ2 में रोटेट करना है, तो वर्क डन किस प्रकार से लिखा जाता है, W इक्वल टू कितना, m इंटू बी, और फिर आपके पास में कितना cos θ1 माइनस cos θ2, θ1 से θ2 में रोटेट करना है। तो इसमें क्या है आपके पास में, जैसे ये है रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, पहले क्या है पैरेलल मतलब 0 डिग्री, टू ए डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड, मतलब θ2 क्या है आपके पास में 60 डिग्री पैरेलल, 0 डिग्री आपके पास में क्या है θ1 है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, W इक्वल टू m का वैल्यू कितना है, m आपके पास में है 1 × 10⁴ मतलब 10⁴। मैग्नेटिक फील्ड है 4 × 10⁻⁵। फिर आपके पास में cos θ1 cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 cos 60 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास क्या है, W इक्वल टू कितना 0.4 बच गया यहाँ पे, कितना 0.4, और ये आपके पास में कितना है 1 माइनस हाफ। ठीक है, तो ये आपके पास कितना बचेगा, हाफ बचेगा, तो ये बचेगा आपका 0.2 जूल। ठीक है, 0.2 जूल बचेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास में 117 नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या है, ए 9 वोल्ट stabilized voltage supply is required to run a car stereo system from the car's 12 volt battery. A Zener diode with VZ equal to कितना 9 volt and P maximum equal to कितना 0.27 volt is used as voltage regulator. If the load resistance is 450 ohm, the diode current is, हमें क्या करनी है, डायोड करंट अपने को फाइंड करनी है। डायोड करंट फाइंड करनी है, तो आपके पास में क्या है, जो आपका जेनर डायोड है उसमें कौन सी आएगी, जेनर आपके पास में करंट आएगी, वो अपन फाइंड कर लेंगे, तो वो आपके पास में क्या आ जाएगी, डायोड करंट आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास में है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में क्या है, VZ 9 वोल्ट है, तो लगभग आपका क्या होगा, इस प्रकार से क्या होता है, तो जेनर डायोड लगा होता है इस प्रकार से जेनर डायोड होता है, आगे जो भी सर्किट हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है, कितना होता है, लोड रेजिस्टेंस RL होता है। इस प्रकार से लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, RL होता है। अब यहाँ पे वोल्टेज इसने फिक्स कर दिया, वोल्टेज रेगुलेटर है VZ है, पैरेलल ब्रांच है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज क्या होगा, VZ इक्वल टू VZ के बराबर ही होगा, 9 वोल्ट के बराबर ही होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें लोड करंट फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, लोड करंट फाइंड करते हैं। लोड करंट किस प्रकार से फाइंड होगी, IL इक्वल टू V/R, V किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, बिल्कुल 9 वोल्ट के बराबर होगा, और बाय में R मतलब आपका कौन सा हो जाएगा, या फिर इसको लिख लेते हैं VZ/RL लिख लेते हैं पहले, क्या आएगा, VZ/RL आएगा। VZ की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास में 9 वोल्ट दिया, RL आपके पास में कितना है 450 आपको दिया हुआ है। इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसके 5 टाइम्स आएगा, मतलब 1/50, 1/5 कितना होता है 0.2, तो ये आ जाएगा 0.02 एम्पियर।
ऐसा कुछ आपके पास में IL आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है, P मैक्सिमम दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है, P मैक्सिमम दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या फाइंड करें, मैक्सिमम जेनर करंट, मैक्सिमम जेनर करंट। तो इसको लिख सकते हैं अपन क्या, IZ मैक्सिमम, IZ मैक्सिमम इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, एक तो आपके पास में पावर है V मैक्सिमम, उसमें क्या कर दे, पावर इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू वोल्टेज, तो इसमें वोल्टेज का डिवाइड कर दे, मतलब VZ का डिवाइड कर दे, तो आपके पास में ये आ जाएगी। इसे ही अपन क्या बोलेंगे, डायोड करंट बोलेंगे। तो V आपके पास में P मैक्सिमम कितना है 0.27 और नीचे VZ आपके पास में है 9 वोल्ट, 9 वोल्ट है, तो ये आपके पास में 0.03 एम्पियर आएगा। यही आपके पास में क्या होगी, डायोड करंट होगी, कौन सी, मैक्सिमम जेनर करंट। तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपके पास है 118 नंबर क्वेश्चन। ए सैंपल ऑफ SI इज डोप्ड विद 10 to the power 16 phosphorus atom per centimeter cube. The value of Hall coefficient in centimeter cube by Coulomb is। ठीक है, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले होल इफेक्ट का ये क्वेश्चन है, तो आपके पास में होल कोफिशिएंट RH को कैसे लिखा जाता है, 1/n इंटू चार्ज क्यू, 1/n इंटू चार्ज क्यू। तो अपन लिख सकते हैं 1/n इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो RH इक्वल टू कितना, 1/, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 10 to the power 16 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power कितना -19। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, इसमें आपके पास में कितना आ जाएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा कितना -625। इस प्रकार से आपके पास में सेंटीमीटर क्यूब बाय कूलम के अंदर आंसर आ जाएगा। तो आपका कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है 119 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, ए पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम एज फास्टर एज इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की कितनी है, 3 टाइम है। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है। द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.813 इंटू 10 to the power -4। आपने को वेवलेंथ का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, किस किस का, उस पार्टिकल का जो अननोन है और इलेक्ट्रॉन का। पार्टिकल अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। पार्टिकल अपने को फाइंड करना है, तो देखो कंडीशन के हिसाब से लिखें तो पार्टिकल का वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, v डैश है वो 3 टाइम है किसका, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का। और आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो दे रखा है, मतलब लैम्डा को लैम्डा डैश लिख लेते हैं और इसका लैम्डा इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। अब आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे लिखा जाता है, लैम्डा इक्वल टू आपके पास में प्लांक कांस्टेंट बाय में क्या होता है, आपका मोमेंटम होता है, मतलब h/m इंटू वी लिखा जाता है। ठीक है, मोमेंटम की क्या है, डिसप्रोपोर्शनल है, डिसप्रोपोर्शनल है तो इसका मोमेंटम ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन वाले का, मतलब MeVe, और इसमें कितना जाएगा, मास अपने को पता नहीं है, m डैश और v डैश। VE बाई वी डैश अगर निकालें, VE बाई वी डैश 1/3 आएगा, कितना आएगा, Me तो पड़ा रहेगा, ये कितना आएगा 1/3 बन गया और m डैश बन गया। इसका रेशियो कितना दिया है 1.813 इंटू 10 to the power कितना -4, ऐसा अपने को दिया है। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, यहां से m डैश चाहिए, यहां से अपने को क्या चाहिए, m डैश चाहिए, तो कितना आएगा m डैश इक्वल टू क्या आएगा, Me/3 इंटू दिस, Me की वैल्यू कितना 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg, y में कितना आपका 3 इंटू कितना 1.813 इंटू 10 to the power -4। इसको सोल्व करोगे तो ये m डैश आपका पूरा पूरा कितना आएगा 1.67 इंटू 10 to the power कितना -27 kg आएगा। और ये आपको पता है ये किसका मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है, किसका होता है, MP, मतलब प्रोटॉन का मास होता है। तो आपका ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, प्रोटॉन का मास होगा। अगर ऑप्शन पे जाएं तो आपके पास क्या है, आपके पास पहला प्रोटॉन है, तो ये तो क्या होता है, मासलेस होता है, क्या होता है, मासलेस होता है, ये तो है मासलेस। ठीक है, दूसरा ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन आपके पास में क्या होता है 1h2 होता है, 1s2 होता है, मतलब इसका मास क्या होता है 2 मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन का मास। अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4 होता है, मतलब ये क्या है, इसका मास 4 मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन का मास। लास्ट आपके पास न्यूट्रॉन बच गया, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो आपका पार्टिकल क्या हो गया, 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो सही
हो जाएगा, न्यूट्रॉन है कौन सा, अननोन पार्टिकल इसमें। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, 120 नंबर क्वेश्चन है, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वोट पर मीटर स्क्वायर passes through the three polarizer such that the transmission axis of the last polarizer is perpendicular to the first। तो हमें सबसे पहले साथ साथ डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे कि मान लीजिए कि पहला क्या है, थ्री पोलराइजर आपके पास में है, तो पहला और थर्ड पोलराइजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कौन सा है, लास्ट और फर्स्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास क्या है, मान लीजिए पोलराइजर है पहला, इस प्रकार से इसकी ये इस प्रकार से एक्सिस है, ये आपके पास में दूसरा कोई पोलराइजर होगा, यहाँ पे कोई तीसरा पोलराइजर होगा, ठीक है। इसकी एक्सिस क्या है, कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट वाला थर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कब होगा, जब इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गई। नेक्स्ट, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग लाइट इज 3 वोट पर मीटर स्क्वायर, द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट टू पोलराइजर इज। तो अपने पास क्या है, स्टार्टिंग की इंटेंसिटी अपने को दे रखा है, मतलब यहां से क्या आ रही है, जो भी आपके पास में आएगी इंटेंसिटी, जो भी लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी I0 दे रखी है, जो कितनी है 32 है, ठीक है। फिर इससे गुजरेगी, उसके बाद क्या आती है, यहाँ पे कितनी आती है, फर्स्ट टाइम I0/2 आती है। अब इसका अपने को एंगल पता नहीं है कि इसमें क्या है, ट्रांसमिशन एक्सिस किस प्रकार से है, तो अपन क्या मान लेते हैं कि ये इससे थीटा एंगल के ऊपर है, तो इसका कलर चेंज कर लेंगे, अपन रेड कर लेंगे। इस प्रकार से एक्सिस चल रही थी, अब ये इससे क्या है, थीटा एंगल पे है। ये वाली एक्सिस किसकी है, फर्स्ट वाले की है, फर्स्ट वाले की ये वाली एक्सिस है, तो इससे ये थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये वाला ही तो ये वाला अपने पास था, फर्स्ट से थीटा बना रही है, तो ये इसके क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर है, तो इससे ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। मतलब फर्स्ट से क्या बना रही है, थीटा बना रही है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, और सेकंड और थर्ड के बीच में 90 माइनस थीटा का क्या होगा, एंगल होगा। इस प्रकार से हो गया। अब अपना क्वेश्चन अपन कर सकते हैं आगे। इसमें कौन सा लॉ लगेगा, मेलस लॉ लगेगा। मेलस लॉ में क्या होता है, जो भी किसी पोलराइजर में मान लीजिए 2 पोलराइजर है, उसमें क्या है, मेलस लॉ देख लेते हैं अपन सबसे पहले। पहला पोलराइजर है, सेकंड आपके पास ये पोलराइजर है जो इससे क्या कर रहा है, थीटा एंगल के ऊपर है, ठीक है, थीटा एंगल के ऊपर आपके पास में है। तो इससे मान लीजिए आई आपके पास में क्या आती है, I0 मान लीजिए आती है, सबसे पहले जाएगी तो I0/2 आएगी। अब इससे जानने के बाद यहाँ पे कितनी आएगी, जो भी यहाँ पे इंटेंसिटी है, जैसे इसकी I0/2 है, फिर जो भी इनका एंगल है उसका कोस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आई आती है तो वही इंटेंसिटी आई कोस स्क्वायर थीटा, ये इसका क्या होता है, लो होता है। अब अपन इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले I0 आई, तो पहले यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे I0 आ गई, यहाँ पे कितनी आएगी, सेकंड पोलराइजर से जो भी इंटेंसिटी है I0/2, ठीक है। यहाँ पे I0/2 क्यों आई, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, मतलब बहुत से कंपोनेंट होते हैं जो इसमें क्या होते हैं, मतलब ये अनपोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है। अब इसमें जो मतलब क्या होते हैं, जो कंपोनेंट क्या होंगे इस ट्रांसमिशन एक्सिस के, मतलब क्या होंगे, डायरेक्शन में होंगे, वो इससे क्या आ जाते हैं, इस डायरेक्शन में आ जाती है, जिससे पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। तो I0 से I0/2 लाइट अपने को मिल जाती है। यहाँ से I0/2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितनी आएगी, थर्ड वाले से कितनी आएगी, फाइनल वाली जो इमर्जिंग लाइट इसने बोली है ये वाली, ये लास्ट कितनी आएगी, इसको एज इट इज रखना है। ये इसमें एज ए इंटेंसिटी की वैल्यू है, ये तो इंटेंसिटी की वैल्यू है जितनी भी इससे आ रही थी, इसने इसको ले लिया कोस स्क्वायर थीटा, फिर इस पूरे ने एज ए इंटेंसिटी ले लिया। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर जो भी थीटा है इन दोनों के बीच का, मतलब कोस स्क्वायर इन दोनों के बीच का एंगल अब कितना है, 90 माइनस थीटा है। कितना है, 90 माइनस थीटा है। अब ये वाली क्या है, फाइनल इंटेंसिटी है। ये क्या है, फाइनल इंटेंसिटी, फाइनल इंटेंसिटी है। अब इसको अपन क्या करेंगे, फाइनल इंटेंसिटी को लेके पूरा सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे फाइनल इंटेंसिटी आपके पास आई से लिख लेते हैं, कितनी आई आपके पास में, I0/2 फर्स्ट से, फिर सेकंड से पूरी ये थी। अब ये एज ए इंटेंसिटी काम कर रही है, मतलब I0 की तरह। फिर यहाँ पे क्या आ गया, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, मतलब साइन होता है लेकिन स्क्वायरिंग है तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये I इक्वल टू क्या आया, I0/2, यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या पता है, एक फॉर्मूला पता है क्या, sin 2 थीटा का।
क्या होता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अगर मेरे को इसका स्क्वायर बनाना हो तो मैं क्या करूंगी, इसको स्क्वायर बनाना हो, साइन स्क्वायर 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का स्क्वायर बनाना है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा टोटल का। मतलब ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 4। तो इसमें क्या करेंगे, 4 से ऊपर मल्टीपल, 4 से नीचे मल्टीपल, तो ये आएगा आपका फाइनल इंटेंसिटी कितना, I0/8। और ये आपके पास किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा का। तो ये आ गया आपके पास में साइन का स्क्वायर ऑफ 2 थीटा आपके पास में एंगल है। अब ये फाइनल इंटेंसिटी इसने दे रखी है, इनिशियल वाली भी दे रखी है, वो वैल्यू रख देंगे। फाइनल वाली कितनी है, लास्ट वाली इमर्जिंग लाइट की कितनी है, ठीक है 3 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, स्टार्टिंग वाली की 32 है। मतलब ये वाली आपके पास क्या है, स्टार्टिंग में क्या होती है I0 ही आती है, तो I0 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपके पास में कितने हैं, 3 है, और ये आपके पास में 32 है स्टार्टिंग वाली, बाकी सारा सेम साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, ये कितने टाइम कटेगा, 4 टाइम कटेगा। नेक्स्ट आपके पास में 3/4 आ गया, इक्वल टू में कितना, साइन स्क्वायर 2 थीटा। दोनों तरफ क्या लेंगे, रूट लेंगे, तो ये क्या आएगा, √3/4 का रूट कितना होता है 2, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन थीटा की √3/2 वैल्यू किस पे होती है, 60 डिग्री पे होती है। थीटा कितना आएगा, टोटल थीटा कितना आएगा 60 डिग्री, यहां से 2 थीटा इक्वल टू कितना आया 60 डिग्री, मतलब यहां से थीटा कितना आया 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। यहां पर अपने पास क्या हो गया, 120 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। लगभग क्या है 30 से या 28 से 30 क्वेश्चन अपने इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। 60 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन ही अपने पेंडिंग रहते हैं, जो कि अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।